एवरीवन, कैसे हो? आई होप सही सी गुणा बेहतर डेफिनेटली अच्छी होगा। आप सभी का एग्जाम है इंडियन एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का। किसी के एग्ज़ाम के लिए 8 दिन बचे हैं तो किसी के एग्ज़ाम के लिए 9 दिन बचे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो एक इंग्लिश का ओवरव्यू बता देते हैं, ओवरव्यू कर देते हैं, और जिनका इंग्लिश वीक है ना उनके लिए थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, या फिर जिनका स्ट्रांग है तो वो भी अगर इन चीज़ों पर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली उनके नंबर यहाँ पे मार्क्स बन जाने वाले हैं। एयरफोर्स पे जो आपका पेपर होता है वो आपका एक्स ग्रुप का पेपर 70 मार्क्स का होता है, और जो वाई ग्रुप का पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपका कट ऑफ बनता है, और यही कट ऑफ आपका फाइनल कट ऑफ होता है। इससे ही जितने नंबर आपके आते हैं सीबीटी फर्स्ट पे उतने ही आपको मार्क्स माने जाते हैं। हाँ, नॉर्मलाइजेशन का रोल भी यहाँ पे होता है। एनीवे, कम टू द मेन टॉपिक। भैया इंग्लिश सेक्शन जो आता है 20 मार्क्स का, बहुत सब्जेक्ट पे कॉमन होता है, तो डेफिनेटली इस इंग्लिश में 20 में से ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन किए जाए, कहाँ से गेन किए जाए। हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, या फिर ज़्यादा चीज़ें हमने करी नहीं है, या फिर हमने कर रखा है, नंबर नहीं आ रहे हैं, वो सारा का सारा चीज़ों का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो डेफिनेटली आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कि जीके पे, करेंट अफेयर, या फिर आप बोल सकते हैं रीजनिंग, या फिर आप बोल सकते हैं मैथ्स, या फिर साइंस भी हम करा सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एडवांस मैथ्स के, क्योंकि वो मैं फ़िलहाल भूल चुका हूँ, वो वाली मैथ्स मैंने हटा दी, ठीक है। और इनमें से किसी भी टॉपिक पे, इवन जीके वाला पोर्शन ऐसा होगा कि मैं आपको टॉपिक तक बता दूंगा कि हाँ ये वाला टॉपिक है, यहाँ से सारी चीज़ें आपको आने वाली हैं। तो आप अगर वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से वहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं। एयरफोर्स का बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, क्या चीज़ें आएंगी वो भी मैं बता देता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपका पेपर में आपको मिलेगा 4 नंबर का पैसेज। यहाँ पे क्वेश्चन 1 to 5 मेंशन कर रखा है, लेकिन एक बात और, मैंने आपको 30 to 35 मॉक टेस्ट इंग्लिश के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे। नहीं हो तो आप लगा लीजिएगा, विद आंसर की और सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड ऑन है। सबसे पहले क्या होगा, 4 क्वेश्चन आपको पैसेज के मिलेंगे। अब भैया पैसेज के लिए क्या किया जाए, ठीक है, जिससे हम इस पर अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो देखिए सिंपल सा है, पैसेज के लिए आप कुछ मत करिए। 4 दिन में पैसेज किसी का नहीं सही होता, या फिर क्लोज टेस्ट होता है, या फिर पैसेज होता है 4 दिनों में नहीं सही होता है। इसका एक ही रीज़न होता है, या तो ईजी आ जाता है कि सेम वर्ड आपको ढूंढना होता है, और मोस्टली आपको पैसेज कर ही लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल अच्छा आ जाता है, अच्छे खासे लेवल का, वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है। एयरफोर्स का लेवल नेवी, कोस्ट गार्ड सबसे ईजी होता है, ठीक है, आर्मी क्लर्क के बराबर इसका लेवल होता है। 4 क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बस पैसेज के ऊपर होगा, ठीक है। वंस द लॉ इन डेली डिड नॉट परमिट द पीपल टू, पहली बार जो लॉ आया लोगों को परमिट नहीं थी, किस वजह से, इन ऑर्डर टू इवेट द लॉ द लेडी। वैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे सिंपल से, अगर पैसेज का अटेम्प्ट करने का अगर बेस्ट वे बता दूँ ना, तो पैसेज का अटेम्प्ट करने का बेस्ट वे क्या होता है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना, उन सबसे पहले आपको उनका थोड़ा सा मेन पॉइंट लिख लेना होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो होते हैं ना, वंस द लॉ इन दिल्ली डिड नॉट परमिट द पीपल, तो यहाँ पे लिख देना है दिल्ली डिड नॉट परमिट, बस इतना ही लिख देना। ऐसा करके 5 क्वेश्चन की पेपर में अपने रजिस्टर पे, रफ सीट पे 5 की ऐसे हेडिंग बना ली जाती है, और फिर उसके बाद पैसेज पढ़ा जाता है। तो कुछ ना कुछ आपको पहली बार में ही 1 से 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाता है। कुछ होते हैं कि 2-2 3-3 बार पैसेज ही पढ़ते रहते हैं, फिर क्वेश्चन के बाद पैसेज में ढूंढ रहे हैं आंसर। ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं, कभी सेपरेट वीडियो बना के आपको बता दूंगा। बट ये 4 नंबर आपके जाने नहीं चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। और मैं अभी कह रहा हूँ इस पर आपको कोई काम करने की भी ज़्यादा रेट नहीं है कि भैया इस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। पैसेज वगैरह नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, मॉक वगैरह लगाए होंगे कुछ तो ओके हो जाएगा, इसका कुछ खास सजेशन नहीं है। आगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। सबसे पहले दूसरा नंबर वो कैप्स पोर्शन। वो कैप्स पोर्शन के लिए क्या करें, ठीक है। तो देखो वो कैप्स में आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हमसे गलत यहाँ पे पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, ओके, तो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड मिलेगा। उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा साइनो मिल जाएगा, एंटो मिल जाएगा, OWS मिल जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जो कैंडिडेट 15+ स्कोर का टारगेट कर रहे हैं, 15+, उनका ये इनमें कुछ ना कुछ जरूर पोर्शन सही होगा। मैं हमेशा आपको बोलूँगा कि कभी भी वो कैप्स को रट्टा नहीं मारते भाई मेरे, रिलेट करता है, ठीक है, रिलेट करता है। रिलेट करने की टेक्निक क्या होती है भाई मेरे, जैसे एट्रोसिटी एक वर्ड लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि केवल आपको इसका मीनिंग याद करना है, ठीक है, ना कि इसके बराबर। जैसे एक बुक आती है ब्लैक बुक, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता, नहीं सही होती है। उसमें क्या होता है कि एक मीनिंग लिख के उसके सामने 4-4 5-5 वर्ड, वो भाई रट्टा होता है, 5-6 दिन नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे। हमेशा एक वर्ड पे कमांड करो, हाँ ग्लूमी मतलब डार्क होता है, से शर्मीला, डिफिकल्टी हार्ड हो जाती है। 6 क्वेश्चन आने हैं ना, थोड़ी बहुत अगर आपने कर रखी है तो ठीक है, उसी को रिवाइज कर लीजिए। अदरवाइज मैं बोलूँगा कि 400 से 500 वर्ड आप यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर मैं शेयर कर देता हूँ
400 से 500 वर्ड केवल एंटोनिम साइनोनिम के देख लीजिए, ठीक है। जो OWS होता है वो समटाइम्स ईजी आता है, लाइक बन जाता है, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु हैव ऑल पावर, ऐसे करके लास्ट टाइम आया था जो हर जगह पे लाइक ईजिली अवेलेबल हो जाता है, कुछ सोशेबल करके था, ऐसे करके। तो 400 से 500 वर्ड आपको केवल देखने हैं, वो भी इसके एंटोनिम साइनोनिम के। अगर कुछ किए नहीं हैं तो डेली 50-50 का टारगेट रख लो भाई। अगर 50-50 मैं कहता हूँ 16-17 को, 17 को भी पेपर है ना, अगर 50-50 वर्ड का भी डेली टारगेट रखोगे तो 7 से 8 दिन का आपके पास समय है, और 7 से 8 दिन में लगभग 300 से 400 वर्ड तो कर ही लोगे। तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट टेक्निक वहाँ पे फॉलो करा पाओगे, नहीं तो फिर आप देखते रह जाओगे भाई कैसे नंबर आएंगे। तो इस सारा का सारा वो कैप क्वेश्चन के लिए है निरर्थक प्रयास करना, मिल्टन से। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे आपको पेपर में क्या होगा कि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन वो कैप्स पोर्शन से देखने को मिलेंगे। 4 से 5 नंबर का पैसेज, 4 से 5 नंबर का वो कैप्स। अब पैसेज के तो नंबर मोस्टली सब ले ही लेता है, लेकिन वो कैप्स वाले पोर्शन में जिनका थोड़ा सा वो कैप सही बन जाता है वो 15 क्रॉस ईजिली कर जाता है, क्योंकि आगे की जो चीज़ें वो बहुत ईजी है, आई मीन फिक्स ही है, बताते हैं, ठीक है। चल, वैसे मेरा एक बैच भी है, आप में से कोई नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ना, या फिर अपकमिंग एयरफोर्स एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें इनरोल कर सकता है। या फिर और भी SSC एग्जाम से रिलेटेड भी कोई जानकारी चाहिए या फिर कुछ बैच वगैरह, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, उसमें बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज़ें कैसे होंगी, कहाँ से हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, एवरीथिंग। और मैं आपको अपने बैच पे सारी चीज़ें शेयर भी करता रहता हूँ। @अंशु सिंह 2 पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आएंगे। हाँ, PQRS वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, इस क्वेश्चन और आपके पेपर वाले में एक अंतर होगा, यहाँ पे ये चीज़ आपके पेपर में नहीं आएगी। पेपर में आपको PQRS मिलता है, सिंपल सा PQRS का एक रूल होता है, करने के वैसे इसके 7 से 8 रूल होता है, ज़्यादा करने के लिए आप कितने भी रूल्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे कोई कंजक्शन वाले वर्ड होते हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ दैट हो गया, वॉट हो गया, विच हो गया, मोस्टली सेंटेंस होते हैं इनसे स्टार्ट नहीं होते हैं। दूसरा नंबर आपका जो प्रोनाउन होता है, इससे कभी भी आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, मतलब मोस्टली, ठीक है। तीसरा नंबर आपका जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल जो होते हैं जैसे कि पहले AN आता है, ठीक है, AN आता है, उसके साथ में ही उसके बाद ही दा आता है। पहले किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक बताया जाता है, उसके बाद में ही दा आता है। दा वाला मतलब सेंटेंस आता है, जैसे AN वाला कोई सेंटेंस आता है, उसके बाद में दा वाला। उसके बाद अगर कोई सेंटेंस में WHO जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर रखा है, तो पहले ये आएगा, उसके बाद में आपका WHO आएगा, ठीक है। ये मतलब पहले बड़ा फॉर्म आएगा, उसके बाद फिर छोटा फॉर्म आएगा। उसके बाद कभी कभी होता है क्या, डेट वगैरह किसी उसमें मेंशन कर दी जाती है, डेट वगैरह मेंशन कर दी जाती है, तो पहले वाली डेट आएगी, फिर बाद वाली डेट आएगी, या फिर पहले आपका मॉर्निंग आएगा, उसके बाद ही आपका इवनिंग आएगा। तो इस तरह से हम चीज़ें यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है। इनको भी करने के एक रूल होता है, मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे बनाया है रियली, या फिर आप एक वीडियो जरूर देख लीजिए। और पक्का है, एयरफोर्स नेवी नहीं पूछता, कोस्ट गार्ड नहीं पूछता, बट एयरफोर्स में एक क्वेश्चन मतलब बहुत पहले से आ रहा है और हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। चलो, तो PQRS के क्वेश्चन आपके पेपर में आना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिलर और उसके साथ में इरर, फिलर और इरर, और इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, फिलर और इरर मिला करके आपके पेपर में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। कौन कौन से टॉपिक से आएंगे? पहला नंबर हो जाता है टॉपिक वर्ब, ठीक है। दूसरा नंबर कंजक्शन, तीसरा नंबर एडजेक्टिव। मैं ये दोनों टॉपिक को मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलर और इरर, ठीक है। इन 3 से 4 टॉपिक यहाँ पे एडजेक्टिव, एडवर्ब को आप शामिल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको इनके लिए कुछ भी नहीं करना। रियली मैं बता रहा हूँ, मैंने टॉपिक 70 रूल्स की एक PDF शेयर करी है, 10-10 रूल करके 7 वीडियो यूट्यूब पे कराए हैं। अगर आपने कभी किसी और से इंग्लिश पढ़ी है तो पक्का वो रूल जरूर किए होंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ PDF से रिवाइज कर लीजिए, सिर्फ PDF से एक बार देख लीजिए। 10 रूल है, सॉरी 70 रूल है, और उसमें क्वेश्चन भी हैं। कंडीशनल का जो सेंटेंस होगा आपके पेपर में 100 आउट ऑफ 100% आएगा, आप कहीं पे लिख लीजिए। मतलब हमेशा ही आता है कंडीशनल इरर वाले, अरे वो 3 सेंटेंस होते हैं यार। अगर इफ के साथ में एक सिंपल प्रेजेंट होगा, एक फ्यूचर में बन जाएगा, एक यहाँ पे वर होगा, यहाँ पे सर वुड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हैड होगा, यहाँ पे आपका वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा। यही तीनों में से एक इरर का क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100% आना है। उसके बाद
प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपने याद कर रखे हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम पे फिर से पोस्ट कर दूंगा, या फिर पहले भी मैंने पोस्ट कर रखे हैं, गैलरी में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पक्का पूछता है एयरफोर्स। ठीक है, चार्ज विथ थेफ्ट। आगे देख सकते हो स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन के देखने को मिल रहे हैं, बट इसके बेसिस पे नहीं आपको जाना है। मैं आपको बोलूँगा इरर और फिलर के लिए आप 70 रूल्स कर लीजिए, आपको क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा, और उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना भाई मेरे, ऐसे ही है वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर। ये देखो ऑब्जेक्टिव टॉपिक का क्वेश्चन है। आगे फाइंड आउट द सेंटेंस वेयर जेरेंड इज यूज्ड। ठीक है, देखो सिंपल से ये 15 नंबर क्वेश्चन है आपके पेपर में, इसकी जगह पे क्या क्या आ सकता है मैं आपको बताता हूँ, और मोस्टली वही आएगा, ये बहुत कम चांस है आपके पेपर में आएगा कि इनमें से नाउन कौन है, इनमें से प्रोनाउन कौन है। प्रोनाउन नहीं पूछता, प्रोनाउन तो काफ़ी ईजी हो जाता है। एडजेक्टिव कौन है और एडवर्ब कौन है। तो यार इनका पहचानने के सिंपल से, वैसे तो देखिए 90% केस वाला मैं आपको बता देता हूँ, अभी क्लास होती है तो एक बात अलग है। यहाँ पे 90% केसेस में क्या होता है, ही इज, ही हैज और एल वाई। देखो मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं है कि हर एक वर्ड के पीछे एल वाई लगा देने से हमारा वो एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, नाउन यार पता होगा आप सभी को, कोई भी नाउन, पर्सन, थिंग नाउन होता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को स्पेसिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है, जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को स्पेसिफाई करता है। इवन खुद एडवर्ब को वेरीफाई मतलब कि वो करता है, उसकी विशेषता बताता है, वो एडवर्ब होता है। लेकिन मोस्टली जो एडवर्ब होता है ना, उनके साथ में आपका एल वाई लगा होता है मोस्टली। उसके बाद अगर कोई भी वर्ड है आपका, जैसे मैं बोलता हूँ गुड, तो आप बोलेंगे भैया गुड क्या है यार, एडजेक्टिव है कि नाउन। तो इन दोनों सेंटेंस में रख के देख लीजिए, ही इज गुड, ही हैज गुड, कौन सा सही लग रहा है। ही इज गुड, अगर ही इज गुड सही लग रहा है तो ऊपर वाला सेंटेंस आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ही इज के साथ में जो भी चीज़ें आपको सही सेट हों वो एडजेक्टिव हो जाती हैं, और ही हैज के साथ, ये मोस्टली केसेस में होता है, हमेशा का नहीं है भाई, एक्सेप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बट फिर भी एक्सेप्शन आप शेयर नहीं है ना। मैं क्या बोलूँ, एयरफोर्स को पेपर ईजी आता है, तो इस वजह से चांस होंगे कि आपका सही हो। जैसे मैं वर्ड लेता हूँ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ही इज इन्फॉर्मेशन की ही हैज इन्फॉर्मेशन, ही हैज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ही हैज इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे हैज के साथ में इन्फॉर्मेशन ऐड हो रहा है, मतलब ये वाला सेंटेंस सही है। मतलब कि इन्फॉर्मेशन एक नाउन है, जबकि यहाँ पे गुड, बैड, ऑनेस्ट, जैसे ही इज ऑनेस्ट कि ही हैज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। ये आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा। आगे पेपर में 2 मार्क्स आपके बहुत फिक्स हैं, पक्के हैं, मैं तो पक्के बोलूँगा, 2 से 3 भी हो सकते हैं। 1-2 आपको पेपर में मैक्स टू मैक्स डायरेक्ट मिल सकता है नरेशन, और 1 आपको एक्टिव पैसिव मिल सकता है। यार बेसिक से रूल, आप एक 40-40 मिनट के वीडियो देख लीजिए, केवल 40-40 मिनट के बेसिक से रूल्स देख लीजिए। पैसिव वॉइस तो इतना ईजी है, कुछ नहीं होता, सिर्फ वर्ब्स का खेल होता है, सिर्फ वर्ब्स का, और कुछ करना ही नहीं होता है। ठीक है ना, अगर सिंपल का टेंस है, मतलब इज एम आर किसी में लगा है, जब पैसिव वॉइस उसे बनाना है। ठीक है, इज एम आर है, वॉज वर है, इनके साथ में हमेशा जो आगे वाली फॉर्म होती है वो बीइंग वाली फॉर्म होती है जब हैड के साथ में बीन वाली फॉर्म होती है पैसिव वॉइस बनाते समय। हाँ, अगर कोई मॉडल वर्ब है, विल, शैल, कैन, कुड, तो हमेशा बी वाली फॉर्म होती है। बस इजी होता है, आप इजली कर लोगे। ठीक है, पैसिव वॉइस के लिए मैं यही चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी सेम टू सेम यार रूल होता है इनमें भी, मतलब ये 2 नंबर ना आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ये देखो यहाँ पे वॉइस है, दे आर बिल्डिंग अ हाउस नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल। कुछ नहीं, मैंने क्या बताया कि जो आर होता है ना, इज एम आर, ये आगे एक स्टेप आगे इनका वर्ब जाता है, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखो इज बीइंग हो सकता है, ठीक है, इज बीइंग बिल्ट, थर्ड फॉर्म भी हमेशा होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल इज अ हाउस। ठीक है, देखते हैं, इज बीइंग बिल्ट बाय देम, ओके, दे से स्टार्ट है तो लास्ट में देम आएगा, ओके, ये भी चीज़ सही है। इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, सिंपल सी बात है। देखो यार यहाँ पे आंसर शीट मैं ऐड कर देता हूँ, आंसर शीट विद सॉल्यूशन भी ऐड कर देता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है उससे अपने को पिक कर लेना होता है। तो यहाँ पे ए हाउस से अपना बिल्कुल सेंटेंस जो होगा परफेक्ट उठ जाएगा, और सेंटेंस बना देंगे, ए हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्कूल, खत्म, ऐसे करके। और इरर के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, इरर के लिए पहले ही बता दिया कि आप सभी वो मेरा एक पीडीएफ है यार, वो कर लीजिए, आपका इरर वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो इरर के जो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे वो पक्के सही हो जाने हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप एक बार 40-50 मिनट की वीडियो कर लो, क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लो, यूट्यूब से देख करके, किसी के भी देख करके लगा लो, ठीक।
तो वहाँ से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। पैसेज आपका ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि पैसेज में कहाँ से स्कोर कैसे कर सकते हैं। PQRS के लिए कुछ बेसिक से रूल है, मैंने एक वीडियो करा रखा है, आप वही देख लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन PQRS वीडियो सर्च करेंगे आ जाएगा। ठीक, वो कैप्स वाला पोर्शन अगर नहीं कर रखा है जाता तो फिर आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये जो पहले लास्ट मैंने टॉपिक आपको रिकमेंड किया ना, आपको इनको जरूर कंप्लीट करना चाहिए। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो बताइएगा। मैंने कोशिश करी थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया देने का कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, किन टॉपिक पे कहाँ पे वर्क कर सकते हैं, यही सारी की सारी चीज़ें। बाकी कोई डाउट या क्वेरी है तो जरूर आस्क करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।